हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। मेरे पापा के भाई छोटे यानी मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं मम्मी और पापा से भी ज्यादा उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी और जवान होती गई और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। और अभी मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी ही सहेलियों से आदमी और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में कई सारी बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी अच्छी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। फिर एक रात मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो चाचू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, पलक जरा कॉफी बनाकर मेरे कमरे में आओ। मैंने जल्दी से कॉफी बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने कॉफी टेबल पर रखने को कहा। मैं कॉफी टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास ही रह जाओ, तुम्हें एक वीडियो भी दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने पास रुकने को कहा और मैं चाचू के पास लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से गड़बड़ होने लगी और फिर चाचू मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर करते। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और मजेदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आएगी। पूरी कहानी सुनने से पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊं। दोस्तों, मेरा नाम पलक है और मैं अभी 16 साल की हो चुकी हूँ। अभी मैंने 9वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ है। मैंने मम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो आप दोनों प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरे पापा को राजी करो। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन पापा नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने पापा को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बस सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर पापा मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से पलक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो जिससे इस घर और खानदान की कोई दाग लगा तो पलक के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचू ने पापा से कहा कि भाई जी आप फिक्र ना करें, मैं पलक की हर हरकत पर नजर रखूंगा। पर मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह हुई थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे तक चलती जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा नहीं रहती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता वह मुझे बहुत ही अजीब जैसे देखते हैं क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ पार कर चुके हैं। अब हम दोनों में कोई बात छुपी नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिससे जानने की अभी मेरी भी उम्र नहीं थी या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा, मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी भी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में ख्याल आते और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि पलक ये सब क्या है और क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वह मेरा चाचू है। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती
फिर वहीं सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो पलक? वह भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत ही किस्म की वीडियोस होती हैं, जिन वीडियोस में हर तरह की कहानी मिल जाती है। तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर निराले वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे निराले वाले अंदाज में कहने लगे, देखो पलक, ऐसी बातें अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे साथ में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस आगे क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू कहानियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और आज रात को तो सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुस गई। घुसकर चाचू के पास जाकर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह स्टोरी वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे बहुत बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी कम ही वीडियो ही देखी थी कि पापा हमारे कमरे में आ गए। पापा आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। पापा बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं काफी डरती थी। तो जैसे ही पापा ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही पापा चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैंने सोचा चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात पापा को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए पापा काफी टाइम तक उनके कमरे में ही बैठे रहे और मैं इंतजार करते करते पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं पापा चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी, जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर यह क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर लूं, तुम थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा सा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे नेट पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी का मैसेज आने लगे। वह काफी अच्छे अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी
तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन ही चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात ही कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती थी हूँ, और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने ही मना कर दिया। इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 11 बज रहे थे। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक हो गया था कि कहीं चाचू ही मुझे नए नंबर से तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब तक नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंखें खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा कि चाचू का मुंह बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मन बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचू ने कहा चलो तुम्हारा मन ठीक करता हूँ, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन मम्मी पापा घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली थी। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले वह कैसे देखी, तुम्हारे पास तो नेट पैकेज नहीं होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। मैंने बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ, और मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लॉन्ज में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझसे अजीब नजर से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी चाचू अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर उनके मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी से खाना खत्म किया और चाचू से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे कर दो वापस। तब उन्होंने कहा दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन धोकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी बात को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी से मैं बर्तन धोकर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी अब तुम मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर लाओ। मैं कॉफी बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और कॉफी टेबल पर रख दी और पीछे मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले आज तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले मैंने जो कहा है उतना ही कर। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था
और मुझे अपने बेड पर बिठा दिया। मैं भी डर के मारे बैठ गई। फिर सारी रात चाचू ने मेरे साथ जो किया वह मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। वह काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 1 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोल दिया, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो। इसको उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था और मैं फटी की फटी आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से पलक के नाम इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया था। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और ना धमका देता तो तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे पापा तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते वह अलग पलक। बेटी, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बात करती थी तब मैं उन बातों का तुम्हारे बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के लिए बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो, न कि बातें बुरे कामों में। मैंने चाचू से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसी लड़कियों और लड़कों के बुरे कामों में अब बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाजत नहीं देते। यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बुरे कामों के तमीज़ें सिखाने चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत हो जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुसीबत में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। और सही और गलत में बच्चों को फर्क सिखाया जाए, उनके हर कदम पर नजर रखी जाए, ताकि पलक की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत महफूज रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में। समय और हालात के खिलाफ खड़ा रहा। शुरुआत उस रात से होती है जब शहर में हल्की बारिश हो रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। हर कदम पर अंधेरा और डर का साया था। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी जो किसी वीरान गली से आ रही थी। उस चीख ने विशाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल ने बिना सोचे समझे अपनी छतरी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। गली के अंधेरे को चीरते हुए जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की किसी दीवार के पास सहमी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। विशाल ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, कोई मेरा पीछा कर रहा था। विशाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने लड़की को थोड़ा संभलने का मौका दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सिमरन हूं। सिमरन पूरी तरह डरी हुई थी, इसलिए विशाल ने उसे घर तक छोड़ने की बात की। दोनों गली से निकलकर मेन सड़क की तरफ बढ़े। रास्ते में सिमरन ने बताया कि वह अपने दोस्त की पार्टी से लौट रही थी, तभी कोई ने अचानक मेरा पीछा करने लगा। घर छोड़ने के बाद विशाल वापस लौट गया, लेकिन उसके मन में सिमरन की वह डरी हुई आंखें बसी रहीं। अगले दिन विशाल ने फैसला किया कि वह सिमरन से फिर मिलेगा। कहानी का यह रहस्य और रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। सिमरन और विशाल की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके बीच एक अनकही कड़ी बनने लगी। लेकिन हर बार जब वे मिलते, सिमरन के चेहरे पर एक अनजाना डर झलकता था। विशाल ने यह महसूस किया, लेकिन वह कुछ पूछने से हिचकिचाता था। एक दिन सिमरन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी का वह राज खोला जिसने विशाल को अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि उसके पीछे कोई शख्स है जो पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा है। वह न केवल उसे धमकी भरे संदेश भेजता था, बल्कि कभी कभी उसकी खिड़की के बाहर खड़ा भी नजर आता था।
विशाल ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह सिमरन को इस डर से आजाद कराएगा। वह उस व्यक्ति का पता लगाने और इस समस्या को खत्म करने की योजना बनाने लगा। विशाल ने सिमरन को भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसकी मदद करेगा। उसी रात उसने तय किया कि वह उस अजनबी का पता लगाएगा जो सिमरन को परेशान कर रहा था। उसने सिमरन के घर के पास निगरानी शुरू की। रात का समय था और गली में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे एक परछाई दिखी जो सिमरन के घर की खिड़की के पास घूम रही थी। विशाल तुरंत सतर्क हो गया और बिना देर किए उस परछाई का पीछा करने लगा। परछाई एक सुनसान गली में जाकर गायब हो गई। विशाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि यह मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना है नहीं। अगले दिन उसने सिमरन को यह बात बताई, लेकिन सिमरन पहले से ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने विशाल से कहा, मैं तुमसे कुछ छिपा रही थी। विशाल ने गंभीर होकर पूछा, क्या छिपा रही थी सिमरन? अब मुझे सब सच सच बताओ। सिमरन ने कांपती आवाज में बताया, वह आदमी सिर्फ मुझे धमका ही नहीं रहा, बल्कि वह मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। एक बार उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे और दूसरी बार उसने मेरे ऑफिस के रास्ते पर मेरा पीछा किया। मैं हर वक्त डर में जी रही हूं। विशाल यह सुनकर चौंक गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब बस, मैं तुम्हें इस डर से मुक्त कराऊंगा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सिमरन ने मना कर दिया। उसने कहा, पुलिस को बताया तो वह और ज्यादा उग्र हो जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वह मुझे मार देगा। विशाल ने खुद मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने सिमरन से उसके पुराने मेल और मैसेज दिखाने को कहा। वहां से उसे पता चला कि वह आदमी, जिसका नाम विवेक था, सिमरन का पुराना दोस्त था। लेकिन कुछ समय बाद विवेक का व्यवहार अजीब हो गया और उसने सिमरन को परेशान करना शुरू कर दिया। विशाल ने विवेक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि विवेक एक मानसिक रूप से परेशान आदमी था, जिसे कई बार अपना अपा खोके पर भी पुलिस ने चेतावनी दी थी, लेकिन वह हमेशा कानून के शिकंजे से बच जाता था। एक दिन जब सिमरन ऑफिस से लौट रही थी, विवेक ने उसका रास्ता रोक लिया। वह उसे धमकाने लगा। तभी अचानक विशाल वहां पहुंच गया। उसने विवेक का सामना किया और उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम दोनों के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। उस रात विशाल ने विवेक की धमकी को गंभीरता से लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह विवेक को रोकने के लिए हर हद तक जाएगा। उसने सिमरन के लिए एक सुरक्षा योजना बनाई। विशाल ने सिमरन से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे एक दोस्त के घर में रहो। यह जगह सुरक्षित है और मैं इस बीच विवेक पर नजर रखूंगा। सिमरन पहले तो झिझकी, लेकिन फिर विशाल के रिक्वेस्ट करने पर तैयार हो गई। विशाल ने विवेक के हर कदम पर नजर रखने के लिए उसकी गतिविधियों का पीछा करना शुरू किया। उसने एक पुराने दोस्त से मदद ली जो एक निजी जासूस था। दोनों ने मिलकर विवेक की दिनचर्या, संपर्क और ठिकानों का पता लगाया। कुछ ही दिनों में उन्हें यह जानकारी मिली कि विवेक सिर्फ सिमरन को ही नहीं, बल्कि कुछ और लड़कियों को भी परेशान कर चुका था। विशाल ने जब सिमरन को यह सब बताया तो वह और भी डर गई। उसने कहा, क्या यह सब कभी ठीक होगा? मैं कब तक इस डर में जीती रहूंगी? विशाल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। इसी बीच कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। विशाल की बाइक की ब्रेक रात में किसी ने काट दी। सिमरन को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी, जिनमें सिर्फ एक अजीबोगरीब हंसी सुनाई देती थी। विशाल के जासूस दोस्त के घर में चोरी हो गई और उसकी फाइलें गायब हो गईं। यह सब देखकर विशाल को लगा कि विवेक अब और खतरनाक होता जा रहा है। एक रात विशाल को सूचना मिली कि विवेक एक सुनसान गोदाम में कुछ योजना बना रहा है। उसने तुरंत पुलिस को खबर देने का सोचा, लेकिन फिर उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि कोई देरी हो। उसने सिमरन को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया और गोदाम की ओर जाने लगा। गोदाम के अंदर अंधेरा था। विशाल ने धीरे से अंदर कदम रखा। वहां उसे विवेक की आवाज सुनाई दी। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। विवेक कह रहा था, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। सिमरन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि वह किसी और की न हो सके। विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने विवेक का सामना किया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ।
विवेक हंसते हुए बोला, क्या तुम अकेले मुझे रोकने आए हो? तुम नहीं जानते मैं कितना खतरनाक हूं। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। विवेक ने पहले से गोदाम में कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे थे, लेकिन विशाल ने अपनी सूझबूझ से उसे मात दी। आखिरकार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिमरन और विशाल ने राहत की सांस ली। अब विशाल का डर भी खत्म हो चुका था, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। अब वे जानते थे कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के लिए संघर्ष करने और हर मुश्किल से लड़ने का साहस भी देता है। कुछ महीनों बाद विशाल ने सिमरन को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर प्रपोज किया। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे, और सिमरन ने विशाल का प्यार खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, प्यार में सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि साथ में खड़ा रहने का वादा, हर मुश्किल का सामना करने का हौसला और एक दूसरे के लिए जीने मरने का जज्बा होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानी के लिए मिलते हैं जल्दी एक ऐसी नई कहानी के साथ।